एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज का सेशन हमारा इंग्लिश का होने वाला है, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चंस आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आज का जो सेशन है यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ 30 वन लाइनर्स को। ये सेशन होगा वन लाइनर्स का। हम वन लाइनर्स के फॉर्म में ना जो भी इंपॉर्टेंट चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो भी आपका पेडागोजी पार्ट है, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड है एंड आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो इन सारे के सारे वन लाइनर्स को एक बार सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और टेंशन मत लेना, क्वेश्चन की भी मैं वीडियो लाऊंगी आज ही। ठीक है, तब तक के लिए ये वन लाइनर्स आप लोग सभी लोग देख लीजिए। ओके, और बहुत क्विकली हम लोग पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आप लोगों के लिए क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फिर एक एक करके वन लाइनर्स को समझेंगे, जो भी बातें हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या है। बहुत आराम से सुनना है, कोई भी टेंशन लेके दिमाग में नहीं सुनना है। ठीक है, सारी चीजें इजी ही हैं। फर्स्ट है होम लैंग्वेज मीन्स मदर टंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, सिंपल बात हमें समझ में आ गया। क्या कहा गया है कि जो होम लैंग्वेज है उसका मतलब होता है कि मदर टंग ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों की जो मदर टंग होती है उसको होम लैंग्वेज कहा। किसने कहा ये होम लैंग्वेज? एनसीएफ 2005 ने कहा। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने बच्चे की होम लैंग्वेज को या फिर बच्चे की जो मदर टंग है ना उसको क्या कहा? घर की भाषा यानी होम लैंग्वेज कहा। ठीक है, अगला पॉइंट है मल्टीलिंग्विज्म मस्ट बी यूज्ड एज अ रिसोर्स, क्लासरूम स्ट्रैटेजी एंड अ गोल बाय अ क्रिएटिव लैंग्वेज टीचर। सेकेंड पॉइंट क्या है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई मल्टीलिंग्विज्म जो होता है, जो बहुभाषिकता है, उसे हमें कैसे यूज किया जाना चाहिए एक क्लासरूम में, तो उसे एक रिसोर्स यानी एक संसाधन, एक संपत्ति, एक स्ट्रैटेजी, एक तरह से आपकी जो एक स्ट्रैटेजी है, एक विधि है, उसके अनुसार, या हमारा जो लक्ष्य है वो मल्टीलिंग्विज्म ही होना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट भी क्लियर कि मल्टीलिंग्विज्म को हमें कैसे यूज किया जाना चाहिए, रिसोर्स की तरह और स्ट्रैटेजी की तरह यूज किया जाना चाहिए। ये कोई बर्डन नहीं होता है। अच्छा, एक बात और याद रखना, मल्टीलिंग्विज्म क्या होता है भाई? अगर आपको 3 भाषाएं आती हैं या 3 से अधिक भाषाएं आती हैं तो आप एक मल्टीलिंगुअल है। ठीक है, आप मल्टीलिंग्विस्ट हैं। तो मल्टीलिंग्विज्म पता है, बहुभाषिकता, एक से अधिक भाषाएं अगर आपको आती हैं, या मतलब कि बेसिकली 3 भाषाओं से ज्यादा अगर आपको आता है तो आप मल्टीलिंगुअल माने जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है फर्स्ट लैंग्वेज जनरली अ पर्सन्स मदर टंग और द लैंग्वेज एक्वायर्ड फर्स्ट। आपसे पूछा गया कि जो पहली भाषा होती है वो क्या होती है, तो इसके बारे में ना 2-4 बातें हैं जो आपको दिमाग में फिट रखनी है। फर्स्ट लैंग्वेज हमारी जो होती है वो जनरली क्या होती है? हमारी मदर टंग होती है, जो हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने आसपास जो हम भाषा को एक्वायर करते हैं वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा लैंग्वेज एक्विजिशन होता है वो कौन सी भाषा में होता है, तो वो हमारा पहली भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज में होता है, जिसे एनसीएफ ने होम लैंग्वेज कहा, और जो एक पर्सन की क्या होती है? मदर टंग होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है होम लैंग्वेज। होम लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? इट मीन्स मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन। सिंपल सी बात है, अभी हमने डिस्कस किया था यही वाला पॉइंट। ठीक है, मदर टंग होता है। अगला है द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ CLT इज। अब आपसे पूछा गया कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट अगर लक्ष्य पूछा जाए CLT का तो क्या होगा? तो याद रखिएगा, इनेबल्स द लर्नर्स टू कम्युनिकेट इन टारगेट लैंग्वेज। एक इंपॉर्टेंट गोल है। बेसिकली देखो, और भी गोल होते हैं, ऐसा नहीं है कि CLT का सिर्फ एक ही गोल है। CLT का गोल बहुत सारा होता है। आपको क्या समझना है CLT के बारे में? मेन सारी की सारी जो बातें हैं वो समझनी है। ठीक है, तो पहला गोल है कि जो लर्नर है वो टारगेट लैंग्वेज में इफेक्टिवली क्या कर सके? कम्युनिकेट कर सके। ये CLT का एक मेन पर्पस होता है। बेसिकली CLT अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पर यूज आ जाएगा, यहाँ पर मीनिंग आ जाएगा। जब आप मीनिंग की बात करते हो, जब आप फंक्शन की बात करते हो, फंक्शन यानी कि जब वो यूज कर रहे हैं, कॉन्टेक्सचुअल की बात करते हैं, ये सब CLT के आपके एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज में आप बच्चों को उनको कम्युनिकेट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको यूज करवाते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज अप्रोच डज नॉट यूज अ टेक्स्ट बुक टू टीच इंग्लिश बट डेवलप्स ओरल स्किल्स बिफोर मूविंग टू राइटिंग एंड रीडिंग। ठीक है, क्लियर बात।
नेक्स्ट पॉइंट आपका जो 6 नंबर का पॉइंट है वो कह रहा है कि जो सीएलटी है वो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसमें टेक्स्ट बुक का यूज कर रहे हो, आप टेक्स्ट बुक का यूज सीएलटी में नहीं करते हो, ये बात याद रखना। मतलब करते हैं बट बहुत मिनिमम करते हैं, ठीक है। ज्यादातर यूज जो होता है वो ओरल का होता है। आप बेसिकली बच्चे की ओरल स्किल, उसकी स्पीच हैबिट्स को, उसकी कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंसी को, उसकी लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी को आप बढ़ावा देते हैं। जब बच्चा ओरल में अच्छा हो जाता है तब आप उसके बाद मूव करते हैं राइटिंग एंड रीडिंग पे, ठीक है। तो मेन जो फोकस होता है वो ओरल पे होता है, मीनिंग पे होता है, कम्युनिकेशन पे होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट भी आपका सीएलटी से रिलेटेड है कि कॉन्टेक्चुअलाइजेशन ऑफ लैंग्वेज एंड मीनिंग इंपॉर्टेंट इन सीएलटी, ठीक है। ये सारी की सारी बातें याद रखनी है। कॉन्टेक्चुलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप बच्चे को कोई चीज सिखाना चाहते हो कि गुड मॉर्निंग कैसे विश करना है इंग्लिश में, किसी को कैसे पूछना है, रिक्वेस्ट कैसे करना है, तो आप उसके सामने कुछ सिचुएशंस को रखेंगे जो रियल हो, तो उसी को कॉन्टेक्स्ट कहा गया, जिसमें बच्चा अपने आप को रिलेट कर सके। तो जब आप कॉन्टेक्स्ट से बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, टारगेट लैंग्वेज में जब आप यूज करा रहे हैं और जब आप बच्चे को अर्थ बता रहे हैं, मीनिंग बता रहे हैं, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे सीएलटी का पार्ट होता है। अच्छा, और एक चीज और याद रखना, सीएलटी किसने दिया? डेल हाइमस ने दिया, ठीक है। डेल हाइमस का अगर आप नाम पूछा जाएगा तो वो किसने दिया है? सीएलटी को इन्होंने जो है दिया है, ये याद रखना है। अगला देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा। नेक्स्ट आता है अ सोनेट हैज 14 लाइन एंड इज रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सोनेट, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सोनेट जो है वो 14 लाइन की एक आपकी लिरिक पोएम होती है, 14 लाइन की। सोनेटो से आया है सोनेट वर्ड, और इसको हम लिरिक पोएम या एक सॉन्ग की तरह जो है गाया जाने वाला गीत भी कह सकते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर में होता है। ये जो वर्ड है ना, ये याद रखना है, ठीक है। आयम्बिक पेंटामीटर में जो इसकी राइम स्कीम होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है। 14 लाइन की पोएम होती है सोनेट। सोनेट के काफी सारे टाइप है। पेट्रार्कन सोनेट है आपका, शेक्सपियरन सोनेट है, उसके बाद आपका स्पेंसेरियन सोनेट है, उसके बाद कर्टल सोनेट है, ठीक है। सो गाइस, सोनेट की वीडियो बना रखी है, देखनी है तो आप देख लीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पर हो तो, और अगर आप अपनी अभी तक नहीं देखी है तो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो, अभी हमने डिस्कस कर लिया। इटालियन वर्ड सोनेटो से डिराइव हुआ है सोनेट वर्ड, और इस सोनेट वर्ड का मतलब होता है लिरिक पोएम, ठीक है। लिरिक पोएम या जो एक सॉन्ग वाला गाया जाने वाला गीत होता है बेसिकली उसको, ठीक है। अगला देखते हैं। द राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट हैज फर्स्ट 8 लाइन्स कॉल्ड ऑक्टेव एंड रिमेनिंग 6 लाइन्स कॉल्ड सेस्टेट, ठीक है। आपको पता चल गया क्या है। 10 वाला पॉइंट ये कह रहा है कि जो सोनेट है, सोनेट का एक टाइप होता है जिसको पेट्रार्कन सोनेट कहा जाता है, जिसे हम देखो इसके काफी सारे नाम है, ठीक है। पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं इसको हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, इसको हम क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम मेल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। ये सारे नाम हैं पेट्रार्कन सोनेट के। इसमें क्या होता है, इसमें देखो पहली जो 8 लाइन होती है ना कविता में, किसी भी पोएम में अगर आप राइम देखेंगे, पेट्रार्कन सोनेट की पोएम की राइम देखेंगे, तो जो 8 लाइन होती है उसे ऑक्टेव कहा जाता है, और जो अगली 6 लाइन होती है ना, 8 के बाद जो अगली 6 लाइनें होती हैं उसे हम सेस्टेट कहते हैं, ठीक है। तो ये सेस्टेट ऑक्टेव जो है वो किसका पार्ट है? पेट्रार्कन सोनेट का पार्ट है, ये याद रखना है। सेस्टेट की लाइन 6 होती है, ऑक्टेव की लाइन 8 होती है। जो ऑक्टेव में प्रश्न होता है, मतलब मान लो एक कविता है जिसमें जो आगे की 8 लाइनें हैं, एक तरह से कोई प्रश्न पूछा जाता है या एक तरह से कोई बात कही जाती है, और उस चीज का आंसर जो है वो अगली 6 लाइन यानी कि सेस्टेट में दिया जाता है, ये याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो चीजों को रिलेट करके, ओके। अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलिजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। अब देखो एलिजी जो वर्ड है वो कहां से आया है? ग्रीक वर्ड के एलिजस से आया है। ये जो वर्ड है आपको याद रखना है। इसका मतलब होता है अ सॉन्ग ऑफ बेवरमेंट सॉन्ग अलोंग विद द फ्लूट। इट टिपिकली लेमेंट्स और मॉर्न्स द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। देखो बेसिकली एलिजी का जो मेन थीम है एलिजी का यही है कि भाई ये जो कविता है ना वो बेसिकली कब बोली जाती है या गाई जाती है या लिखी जाती है? किसी की मौन पे, मौन का मतलब है किसी की समवन, कोई इंडिविजुअल है, नियर है, डियर है, किसी की डेथ हो जाने पे जिस तरह की एक शोक गीत या शोक कविता होती है उसे एलिजी कहा जाता है। तो एलिजी का बेसिकली जो थीम है वो क्या होता है? लेमेंट थीम होता है। पहली बात ये लेमेंटेशन याद रखना, कई बार लेमेंटेशन आ जाता है। मॉर्नफुल होती है ये कविता,
सैड तरीके की कविता होती है, एक सेंस ऑफ लॉस को दिखाती है, सेंस ऑफ लॉस को दिखाती है एलिजी, ठीक है। और एलिजिस से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, ये सब बातें आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है द एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा इंक्लूड। अब देखो ड्रामा से क्वेश्चन है, आपका पॉइंट है कि जो ड्रामा है उसके अंदर काफी सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स ड्रामा के अंदर होते हैं? सबसे पहले प्लॉट होता है, मतलब ये आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। प्लॉट, कैरेक्टर, एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, डायलॉग, स्टेजिंग एंड थीम, ठीक है। इसमें से आपका कन्फ्लिक्ट पूछा गया था पहले एग्जाम में, ठीक है, कि कन्फ्लिक्ट किसका पार्ट है, तो कन्फ्लिक्ट आपके ड्रामा का पार्ट होता है। इसके अलावा प्लॉट होता है, प्लॉट का मतलब है कि जैसे कि कोई मूवी है या कोई कहानी है तो वो कहानी बेस्ड किस पे होगी, ठीक है। क्या वो कहानी किसी राजनीति पे बेस्ड होगी, क्या वो कहानी रोमांस पे बेस्ड होगी, क्या वो कहानी हॉरर पे बेस्ड होगी, तो उसका प्लॉट क्या है ओवरऑल, ठीक है। तो एक ड्रामा जो होता है वो आपको पता है कि हम एक्ट करते हैं, उसमें हमारा एक्शन होता है, हम उसे परफॉर्म करते हैं, उस परफॉर्म करने में कैरेक्टर्स होते हैं काफी सारे, प्लॉट होती है, प्लॉट होता है एक बेसिकली कि आप किस चीज पे आप बना रहे हो। कन्फ्लिक्ट होता है, कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जो एक कैरेक्टर है या जो अदर कैरेक्टर है स्टेज पर, उनके बीच किसी ना किसी चीज को लेकर कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। मतलब कि कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि किसी असमंजस की स्थिति आप इसको कह सकते हो। अगर कन्फ्लिक्ट ही ड्रामा में नहीं होगा तो उसको देखने का मजा भी नहीं आएगा। जैसे सीरियल्स आप देखते हो, है ना, तो मतलब आप देखते हो हर एपिसोड में कुछ नया आ जाता है, कुछ नई समस्या आ जाती है, तो वो कन्फ्लिक्ट है जिससे कि जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, उसको मजा आए, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट होता है। डायलॉग भी आपको पता है, बिटवीन टू पीपल, बिटवीन टू और मोर कैरेक्टर्स आपका डायलॉग्स होते हैं। स्टेजिंग का मतलब है कि स्टेज है, पूरा का पूरा कॉस्ट्यूम्स है, स्टेज है, लाइटिंग है, ओवरऑल चीजें। एंड थीम, कि भाई ड्रामा का थीम क्या है, आप किस थीम को लेके चल रहे हो, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स क्या है ड्रामा के होते हैं। इसके अलावा ड्रामा के टाइप होते हैं, कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, मेलोड्रामा है, ये सब ड्रामा के टाइप होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट पॉइंट बेसिकली, a language disorder can cause issues with the comprehension and use of spoken, written and other forms of language। क्लियर है बात? यहाँ पे क्या कहा गया कि जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है, आपके क्वेश्चन लैंग्वेज डिसऑर्डर से भी पूछे जा सकते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर बेसिकली आपका किसको इफेक्ट करता है, याद रखना, कॉम्प्रीहेंशन को। आप कोई चीज अगर ना समझ पा रहे हैं, या एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसको कॉम्प्रीहेंशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब भी वो स्पीकिंग की बात अगर हम करें या रिटन की बात करें, बोलने में, लिखने में या अदर फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज में, अगर कहीं भी उसको डिफिकल्टी आ रही है, वो लैंग्वेज डिसऑर्डर का पार्ट है। बेसिकली लैंग्वेज डिसऑर्डर जो है आपका रिसेप्टिव, आपका रिसेप्टिव, आप जैसे कि आपकी रिसेप्टिव स्किल होती है, और एक आपका प्रोडक्टिव है या एक्सप्रेसिव जिसे हम कह सकते हैं। इस बेसिकली दो तरीके की मेन आपकी लैंग्वेज डिसऑर्डर होती है। इसके अलावा एक मिक्स तरीके की लैंग्वेज डिसऑर्डर होती है, जहां पे एक जो पर्सन है उसकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी इफेक्ट ज्यादा होती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट आता है मल्टीलिंग्विज्म इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल स्पीकर और कम्युनिटी ऑफ स्पीकर्स टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन 3 और मोर लैंग्वेजेस। ठीक है, आपको क्लियर हो गई बात। मल्टीलिंग्विज्म बोला गया कि मल्टीलिंग्विज्म बेसिकली होता क्या है, तो एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी हमारी क्षमता है एक इंडिविजुअल स्पीकर की या एक कम्युनिटी में रहने वाले लोगों की, जो कि 3 या उससे ज्यादा भाषाओं पे अपनी पकड़ रखते हैं या 3 और से अधिक भाषाओं को जानते हैं, यूज करते हैं, तो वो आपका मल्टीलिंग्विज्म का पार्ट हो जाता है। अगला आता है इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज इन अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। अगर आपसे ये एग्जाम में पूछा जाए कि जो मल्टीलिंगुअल कंट्री है, मल्टीलिंगुअल कंट्री में इंग्लिश का क्या स्थान है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, तो वो आपका ग्लोबल लैंग्वेज होगा। ठीक है, अब इसके बारे में 2 बातें आप याद रखना। एनसीएफ 2005 ने कहा कि एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में इंग्लिश क्या है, ग्लोबल है। अगर ये मल्टीलिंगुअल को हटा करके मैं यहाँ पे बोलूं इन इंडिया, ठीक है, अगर मैं बोलूं इन इंडिया इंग्लिश क्या है, तो आप क्या लगाओगे, सेकंड लगाओगे, सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है सीटेट में भी कई बार आया हुआ है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, तो याद रखना मल्टीलिंगुअल पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है, मल्टीलिंगुअल कंट्री में पूछ रहा है तो ग्लोबल होगा। और अगर सेकंड आपकी जो इंडिया के पर्सपेक्टिव में पूछ रहा है, भारत में इंडियन पर्सपेक्टिव में, तो आपका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को बोला गया है। बेसिकली दोनों ही बोला गया है, लेकिन फर्क क्या है, मल्टीलिंगुअल का फर्क है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। देयर आर 22 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखना है कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान द्वारा। 1652 भाषाएं जो है वो मदर टंग है हमारे देश में, और 3000 जो है डायलेक्ट्स हैं। डायलेक्ट का मतलब है बोलियां। बोलियों की संख्या कितनी है, 3000 है।
और 1652 मदर टंग है, 22 क्या है भाषाएं हैं संविधान द्वारा आपके रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, अगला देखते हैं मल्टीलिंगुअल पीपल आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएटिविटी एंड परफॉर्म बेटर एकेडमिकली देन मोनोलिंगुअल। ठीक है, ये बात क्लियर है। आपको क्या याद रखना है 17 वाले पॉइंट में कि भाई जो मल्टीलिंगुअल वाले लोग होते हैं, यानी कि अगर आप 2 से ज्यादा भाषाएं जानते हैं, आप अगर मल्टीलिंगुअल हैं तो आप जरूर उन लोगों से क्रिएटिव होंगे, आपकी कॉग्निटिव क्षमता उन लोगों से ज्यादा होगी। ठीक है, तो मल्टीलिंगुअल पीपल जो होते हैं वो कॉग्निटिव, उनके अंदर ज्यादा क्षमता अच्छी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, और वो अकेडमिकली भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं मोनोलिंगुअल के थ्रू। मोनोलिंगुअल कौन होता है? जो एक ही भाषा है जिसको पता हो। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है ट्रांस लैंग्वेजिंग, कोड स्विचिंग, यूज ऑफ सिचुएशन लैंग्वेज टीचिंग, रिलिया आर दी स्ट्रेटेजीज ऑफ मल्टीलिंगुअल पेडागोजी। ठीक है, याद रखना कि मल्टीलिंगुअल पेडागोजी में अगर आप मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में मल्टीलिंग्विज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो आप ट्रांस लैंग्वेज का यूज करेंगे। ट्रांस लैंग्वेजिंग एक स्ट्रैटेजी होती है, कोड स्विचिंग एक स्ट्रैटेजी होती है मल्टीलिंग्विज्म को बढ़ावा देने में। जहां पे बच्चे कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वहां पे क्या करते हैं कि भाषाओं को अल्टरनेट करते हैं, वो एक से ज्यादा भाषाओं का यूज करते हैं बिटवीन कन्वर्सेशन। ठीक है, आप सिचुएशन लैंग्वेज टीचिंग या बहुत सारे एड्स और रिलिया का यूज करके मल्टीलिंगुअल पेडागोजी को बढ़ावा दे सकते हैं। मल्टीलिंग्विज्म को बेसिकली क्लासरूम में आप एज अ रिसोर्स यूज कर सकते हैं। तो ये याद रखना है, स्ट्रैटेजीज आपको याद रखनी है। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है द वर्ड रेमिडियल मीन्स। अब आपसे पूछा गया भाई रेमिडियल का मतलब क्या होता है? रेमिडियल का मतलब होता है टू रेक्टिफाई, इम्प्रूव और रेमिडी समथिंग। रेमिडियल का मतलब है टू रेक्टिफाई, इम्प्रूव और रेमिडी समथिंग। ठीक है, अब ये रेक्टिफाई जो वर्ड है ये आपके एग्जाम में भी आ चुका है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। ठीक है, रेमिडियल टीचिंग आपको पता है कि जब आप क्या करते हो, समस्याओं का समाधान करते हो। तो जब भी आप समस्याओं का समाधान करते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, कोई चीज को आप हटाते हैं, दूर करते हैं, वो आपका रेमिडी होता है। अगला है स्ट्रेटेजीज इन रेमिडियल टीचिंग आर। अब रेमिडियल टीचिंग अगर आप यूज कर रहे हो, अगर आप रेमिडी दे रहे हैं आप किसी बच्चे को, तो आप क्या क्या स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हो वो याद आपको रखनी है। पहला है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, IEP। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इंडिविजुअली उनको ध्यान देंगे, अटेंशन देंगे, ताकि आप उसकी जो कमियां हैं उसको आप दूर कर सके। पीयर ग्रुप में आप उनको सिखा सकते हैं। पीयर ग्रुप मतलब बच्चे आपस में ही अपने संगी साथी जो है उनके साथ जो है वो लर्न कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा ड्रिल करवा सकते हो, बार बार जो भी चीज उसको नहीं आ रहा है आप उसकी प्रैक्टिस करवाओगे। ठीक है, एक्शन रिसर्च टीचर करता है, ये भी आपका ऑप्शन उसमें रीट में आ चुका है। आप यहाँ पे ऑडियो विजुअल एड्स का यूज कर सकते हो। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, जहां पे बच्चे अपने ही लर्निंग को अपने तरीके से बेसिकली वहां पर सीखते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज क्या है, रेमिडियल टीचिंग की स्ट्रेटेजी। इसके अलावा बहुत सारी है, ये नहीं कि जितना मैंने यहाँ ऐड किया उतनी ही है। इसके अलावा जो भी आपको अगर देखो ऑप्शन में अगर आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा है, जैसे कि मान लो मैं बोलूं कि कम्युनिकेटिव का यूज आप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि वो रेमिडियल टीचिंग की स्ट्रेटेजी नहीं होगी, वो भी हो सकती है। आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो, आप ग्रुप में सिखा रहे हो, आप एक्टिविटीज, आप चार्ट मॉडल्स का यूज कर रहे हो टीच करने में, वो सब आपका रेमिडियल का पार्ट है। लेकिन जो यहाँ पे मैंने पॉइंट ऐड किया है, जो एक्शन रिसर्च ऐड किया है, जो इंडिविजुअलाइज्ड ऐड किया है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ फोनेटिक सिंबल्स आर 44। ठीक है, क्लियर बात। 44 आपसे पूछा जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ फोनेटिक सिंबल्स हैं। काफी बार एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आएगा, ऐसा नहीं है कि हर बार आया तो इस बार नहीं आएगा, एक आधा तो आ ही जाएगा यहाँ से। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिप्थोंग अगर पूछा जाएगा 8, मोनोफ्थोंग पूछा जाएगा तो 12। ठीक है, अच्छा डिप्थोंग को और हम क्या कहते हैं, डबल वॉवल साउंड कहते हैं। ठीक है, जिसमें आपके डबल वॉवल्स होते हैं। डिप्थोंग को हम ग्लाइड वॉवल्स भी कहते हैं, ग्लाइड वॉवल्स, यही आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और इसको हम इम्प्योर वॉवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्योर वॉवल्स। ठीक है, ये डिप्थोंग के नाम है। मोनोफ्थोंग को हम प्योर वॉवल कहते हैं, सिंगल वॉवल कहते हैं मोनोफ्थोंग को, और इसे हम प्योर वॉवल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा 12 क्या होते हैं, मोनोफ्थोंग होते हैं, 8 डिप्थोंग होते हैं। टोटल मिलके क्या बना, 20 वॉवल्स और 24 आपके कॉन्सोनेंट्स हैं, जिससे कि 44 हमारे टोटल इंग्लिश के अंदर फोनेटिक साउंड्स एंड सिंबल्स होते हैं। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। अगला देखते हैं। अच्छा देखो, अगले दोनों पॉइंट में यही चीजें जो मैंने अभी आपको बताया। डिप्थोंग मतलब इम्प्योर वॉवल, ग्लाइडिंग वॉवल, डबल वॉवल साउंड। ठीक है, मोनोफ्थोंग का मतलब है प्योर वॉवल, सिंगल वॉवल। ठीक है, ये याद रखना है, ये सारे नाम। अगला पॉइंट हम देखते हैं, कुछ पॉइंट्स और हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 3 लाइन स्टैंजा इन सोनेट इज कॉल्ड।
आपका जो ये कल एक क्वेश्चन मैं करा रही थी जिसमें मैं भूल गई थी कि 3 लाइन स्टैंजा वाली पोएम क्या होती है सोनेट के अंदर, तो मैंने आज उसको ऐड कर दिया है। उसे हम टर्सेट कहते हैं। वैसे काफी लोगों ने मुझे इसका जवाब दिया था, तो बहुत अच्छा लगा। ठीक है, काफी लोगों ने बहुत डिटेल में भी मुझे इसका जवाब दिया। ठीक है, तो 3 लाइन स्टैंजा जो है उसे हम टर्सेट कहते हैं। अगर आपसे 4 लाइन पूछेगा तो आपका क्या होगा, क्वाट्रेन होगा। क्वाट्रेन जिसमें आपकी 4 लाइनें होती हैं, टर्सेट में आपकी 3 लाइन होती है। और अगर आपसे पूछेगा आपका कुपलेट, कपलेट में कितनी लाइनें होती है, तो आपकी 2 लाइन होती है। ठीक है, ये लाइंस वगैरह याद रखना किसके अंदर कितनी कितनी लाइन होती है। ऑक्टेव पूछेगा, ऑक्टेव के अंदर 8 लाइनें होती है। अगर आपसे सेस्टेट पूछेगा तो 6 लाइनें होती है। आपसे यही सब पूछा जाएगा, छोटे छोटे क्वेश्चंस, कितनी किसकी लाइनें होती हैं, ये वो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, देयर आर 3 डायमेंशंस ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, दे आर। अब देखो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस की जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि आपके संप्रेषणात्मक जो सामर्थ्यता है उसके अंदर कौन कौन से डायमेंशंस हैं या कौन कौन से आपके एक आधार हैं। 3 चीजें होती हैं, एक्यूरेसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एप्रोप्रिएसी। तीनों वर्ड याद रखना है। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप कितना करेक्ट उस चीज को कर रहे हो। मतलब मान लो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अगर बोल रहे हैं तो आप कितने अच्छे तरीके से, आप कितने वर्ड्स को बिल्कुल सटीक बोल रहे हो, वो आपकी एक्यूरेसी हो गई। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि आप कितनी उसको फ्लेक्सिबल तरीके से वर्ड्स को यूज कर पा रहे हैं, आप कितने कंफर्टेबली उसको कर रहे हैं। एप्रोप्रिएसी भी इसमें आएगा कि आप कितने एप्रोप्रिएट तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें आपके कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस का पार्ट है, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, अलग अलग नहीं है। एक्यूरेसी होगी तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो एप्रोप्रिएसी अपने आप ही हो जाएगी। तो ये तीनों जो डायमेंशन है वो याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं, द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज दैट ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर आपसे रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया पूछेगा तो आप क्या लगाओगे, सेकेंड लगाओगे। और अगर आपसे मल्टीलिंगुअल में पूछेगा, मल्टी लिंगुअल कंट्री में इंग्लिश का रोल क्या है, तो क्या होगा, ग्लोबल होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, इंग्लिश इन इंडिया टुडे नीड्स टू बी टॉट एज। अब देखो आज इंग्लिश को कैसे पढ़ाने की आवश्यकता है, अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। कैसे पढ़ाने की आवश्यकता है इंग्लिश को, एज अ कम्युनिकेशन की तरह से पढ़ाने की आवश्यकता है। ठीक है, 30 पॉइंट हमारा देखते हैं, इन प्रेजेंट एरा इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज फेसिंग। अब देखो ये जो 30 वाला पॉइंट है ये आपका कौन सा टॉपिक है, जो डिफिकल्टीज ऑफ इंग्लिश है उससे ये रिलेटेड टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये पॉइंट है कि भाई आज इंग्लिश में हम किस किस समस्याओं को देख रहे हैं। तो सबसे पहले ओवर एम्फोसिस ऑफ ऑन ग्रामर। कई बार क्या होता है कि जीटीएम मेथड से पढ़ाया जाता है, बहुत ज्यादा ग्रामर पढ़ाई जाती है। अगर आप जाके देखो स्कूल्स में, बेसिकली प्राइवेट स्कूल की अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट में तो चलो छोड़ो, उसमें तो बहुत ही कम फोकस किया जाता है। लेकिन अगर आप देखो कि प्राइवेट पब्लिकेशन की जो बुक्स होती है वो अलग से ग्रामर की बुक्स होती हैं। मतलब कहने का मतलब ये, तो बहुत ज्यादा एम्फोसिस कराया जाता है ग्रामर पे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है, यूज पे फोकस ना करके ग्रामर पे कराया जाता है। लैक ऑफ लैंग्वेज लेबोरेटरी, लेबोरेटरी ही नहीं होती है कई बार तो स्कूल्स में। अगर आप आज भी देखें जाकर के तो बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जहां पे लेबोरेटरी है ही नहीं। ठीक है, तो क्या ही सीखेंगे फिर। ठीक है, तो कोई लेबोरेटरी की फैसिलिटी नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। टीचिंग थ्रू ट्रांसलेशन, बिल्कुल आप टीचर को आप देखेंगे अगर वो कोई चैप्टर पढ़ा रहा है, पढ़ा रही है, तो क्या होता है कि वहां पर वो सिर्फ ट्रांसलेट करके चला जाता है, बुक बंद। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी बात करें, आप मुझसे अपने आप को रिलेट कर सकते हो। हम लोग भी ऐसे ही पढ़ रहे थे जहाँ पे टीचर आधा था पढ़ा के चल देता था, हमें समझ ही नहीं आता था क्या हमने पढ़ा है। तो वही चीज है कि कई बार ट्रांसलेशन से पढ़ाया जाता है, यूज का काम नहीं होता है। ओवर क्राउडेड क्लासरूम है, इतने ज्यादा क्लासरूम में बच्चे होते हैं कि टीचर के लिए मुश्किल हो जाता है किसी भी टॉपिक को समझा पाना, कोई भी एक्टिविटी को करा पाना। लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ये भी एक समस्या है कि प्रैक्टिस नहीं कराई जाती है बच्चों को प्रॉपर, जो चीज वो सीख रहा है उसको डेली लाइफ में रिलेट नहीं कराया जाता है। स्कूल का एनवायरनमेंट कई बार अच्छा नहीं होता है। आप देखोगे स्कूल ऐसी जगह पे है जहाँ पे बहुत शोर है, ऐसी जगह पे स्कूल्स है जहाँ पर जो है बहुत ज्यादा वहां पे वेंटिलेशन नहीं है या डेस्क नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी की सारी क्या है, प्रॉब्लम्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में एक टीचर को फेस करना पड़ता है, स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा ट्रेन टीचर्स की कमी होती है, बहुत सारी अदर चीजें हैं, अदर इसकी जो चीजें हैं वो भी हैं। ठीक है, सो गाइज इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, अगर आपको देखनी है तो आप जरूर देखिएगा सारी की सारी वीडियोस रीड के लिए। ओके,
सो यहाँ पे हम अपने सेशन को आज एंड करते हैं और आई होप कि आपको आज का सेशन जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा। एंड ये एक मेरा प्रयास था इस तरह से वीडियो को लाने का, ताकि आपकी रिवीजन हर तरह से हो सके। मैं ट्राई करूँगी कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी मैं तैयारी कर सकूँ, करवा सकूँ बेसिकली। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू सो मच। और वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर मुझे बताइएगा। ओके, एंड लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।